यूएसएसआर का टूटना, द फॉल ऑफ यूएसएसआर, ये व्लादिमीर पुतिन खुद कह चुके हैं। इनके हिसाब से एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल ट्रेजेडी थी, परहैप्स पिछले 100 साल की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल ट्रेजेडी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी अमेरिका के लिए, पाकिस्तान के लिए, मैं कहूँगा इवन वेस्टर्न यूरोप के लिए, इंडिया के लिए। ये न्यूज़ शॉकिंग थी जब 1991 में जो एक बहुत ही बड़ा देश था जिसको इंडिया प्राउडली कहता था इंडिया का परहैप्स बेस्ट जियोपॉलिटिकल फ्रेंड है, ये कंट्री अचानक से टूट जाता है 1991 में। 15 देशों में टूट के बिखर जाता है यूएसएसआर। और उस वक्त यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको कवर किया था, डिक्लेयरिंग डेथ टू द सोवियत यूनियन। अमेरिकन खुश थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह जानना है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप में से ज़्यादातर, मैं अज्यूम करूँगा, एक ऐसी जनरेशन को बिलोंग करते हैं जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब यूएसएसआर टूटा था। तो आपके लिए ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूएसएसआर के टूटने के समय दुनिया भर में रिएक्शन क्या था, अमेरिकन्स इंडियंस को कैसे देख रहे थे। इससे आपका पर्सपेक्टिव काफ़ी हद तक क्लियर होगा। दुनिया भर में जैसे मैंने आपको बताया, यूएसएसआर तो खैर चोटिल हो चुका था, टूट चुका था, यहाँ के लोग डिप्रेस थे। अमेरिकन्स खुशियाँ मना रहे थे कि कोल्ड वॉर का हमारा राइवल खुद ही अपने आप बिखर गया, कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं करनी पड़ी, कोई मिसाइल नहीं चलाना पड़ा, यहाँ पर हमारा दुश्मन अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गया। और इंडिया में आप अगर देखें तो लोग निराश, क्योंकि हम लोगों ने थ्रू आउट कोल्ड वॉर खुद को जोड़ रखा था, अलाइन कर रखा था, दोस्ती बनाकर रखी थी यूएसएसआर के साथ। तो यूएसएसआर के गिरने के बाद दुनिया में अब एक ही सुपर पावर बची थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिकन्स इंडियंस को उस वक्त कैसे देख रहे थे। यहाँ पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल है अक्टूबर 1991 का। यूएसएसआर एक्चुअली धीरे धीरे कई महीनों में आराम आराम से टूटा था और उस वक्त अमेरिकन मीडिया ने बहुत ही प्लेजर लेकर पहली बात तो यूएसएसआर का टूटना ऑब्जर्व किया। उसके बाद कई अमेरिकन जर्नलिस्ट जो इंडिया में मौजूद थे उन्होंने इस तरीके से ये बात रिपोर्ट करी। लिटरली इन्होंने यहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ किया था भारत के लिए कि इंडिया फील्स ऑर्फन्ड। इंडिया को ऐसे लग रहा है कि जो आप कह लीजिए गार्डियन जो देश था उसका, जो आइडियोलॉजिकली, स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली हर तरफ से भारत की हेल्प करता था, ये देश अचानक से गायब हो चुका है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं ठीक है अमेरिकन्स का खुश होना समझ में आता है, मगर पाकिस्तानी इतना यहाँ पर खुश क्यों हो रहे थे। वेस्टर्न यूरोप के साथ पाकिस्तान खुशियां इसलिए मना रहा था क्योंकि 1971 वॉर में, जिस वॉर में पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश टूटकर एक अलग से देश बन गया, उस वॉर में यूएसएसआर का क्रिटिकल रोल था। अगर यूएसएसआर उस वॉर में भारत का साथ ना देता तो आज के समय बांग्लादेश भी, मॉडर्न डे बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट होता। तो और उसके अलावा आप अगर देखें तो अफगानिस्तान की जो वॉर थी यूएसएसआर की, आप अगर देखें तो एक बहुत ही बड़ी गलती ये थी कि यूएसएसआर ने 1979 में ये सोचा कि अफगानिस्तान को इन्वेड कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बनाकर ये लोग और ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएंगे इस रीजन में। ये एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि पाकिस्तान और यूएसए ने प्लान ये बना रखा था कि जैसे ही जो सोवियत सोल्जर्स हैं ये अफगानिस्तान में एंट्री करेंगे, ये इतने सारे आतंकवादी संगठन यहाँ पे खड़ा कर देंगे कि यूएसएसआर अफगानिस्तान में टिक ही नहीं पाएगा। तो 10 साल तक लगातार 1979 से लेकर 1989 के बीच तक पाकिस्तान और यूएसए तालिबान को सपोर्ट करते रहे, तालिबान को खड़ा किया। और तालिबान का काम सिंपली ये था कि जो भी यूएसएसआर के सोल्जर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनका जीना बिल्कुल हेल कर दो, अटैक करते रहो, उनको लॉसेस करो, उन पर इतने लॉसेस कर दो कि एक टाइम पे यूएसएसआर कहे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे सोल्जर्स जान गंवा चुके हैं, हमको वापस जाना होगा, अफगानिस्तान को ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान एक्चुअली खुश इस बात को लेकर था कि जिस कंट्री ने उनके देश को नुकसान पहुंचाया था 1971 वॉर में, उस कंट्री के विभाजन में उनका क्रिटिकल रोल था। क्योंकि अफगानिस्तान से जैसे ही यूएसएसआर भागकर निकल गया उसके बाद से इस कंट्री का मोराल टूट चुका था और विद इन 2 ईयर्स पूरा देश ही बिखर गया। मगर यहाँ पे ऑब्वियसली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या जेन्युइनली जैसा लोग सोचते हैं यही ट्रुथ है कि अफगानिस्तान में हारने के बाद यूएसएसआर टूट गया? क्या यही मेन रीज़न था? क्या पॉसिबल है कि इतनी बड़ी सुपर पावर जो पूरे कोल्ड वॉर में यूएसए को टक्कर दे रही थी अचानक से बिखर जाती है? और बिखरने का तरीका भी बहुत ही अजीब सा था। कंट्रीज का जब पार्टीशन होता है, विभाजन होता है, तो खून खराबा होता है। हम एटलीस्ट इंडिया और पाकिस्तान में आप अगर देखें तो हमने तो यही देखा है कि जब भी पार्टीशन होता है पीसफुली होता नहीं है, या तो वॉर होती है, बहुत वायलेंस होता है। मगर यूएसएसआर का आप अगर पार्टीशन देखें, जो इनका डिसोल्यूशन हुआ था उसको आप अगर देखें तो रादर पीसफुल था, इतना वायलेंस आपस में लोगों ने किया नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बार जब ये देश टूट के बिखर गया 15 देशों में, उसके बाद देखा गया
कि बिल्कुल रशिया ने बाकी जो आसपास के कंट्रीज हैं उनके खिलाफ अग्रेशन किया है और आज भी जो 1991 में पार्टीशन हुआ था उसके जख्म लगातार ताज़ा होते रहते हैं। ना ये समझने के लिए कि ये कंट्री यूएसएसआर 15 देशों में क्यों बिखरा था, आपको पहले जानना होगा कि यूएसएसआर बना कैसे था। ना यूएसएसआर की जो कहानी है ये स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 1 से, मतलब कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम आप अगर देखो तो दुनिया काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। एक तरफ थे एलाइड पावर्स, दूसरी तरफ आप अगर देखो तो यहाँ पर थी सेंट्रल पावर्स में ऑफ कोर्स जर्मन, ओटोमन एम्पायर, बल्गेरिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और इन सब के खिलाफ फ्रांस, यूके, रशियन एम्पायर, इटली, यूएस, जापान ये सब खड़े थे। और हाँ बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, मगर वर्ल्ड वॉर 1 में यूएस, जापान और रशियन एम्पायर एक साइड में थे, मिल के लड़ रहे थे इन सेंट्रल पावर से। नाउ वर्ल्ड वॉर 1 एक्चुअली रशिया बहुत ही आराम से जीत रहा था, मगर अचानक से क्या होता है कि रशिया में इंटरनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और आज के समय कई हिस्टोरियंस, जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ये कहते हैं कि ये इंटरनल प्रॉब्लम स्टार्ट करी थी जर्मनी ने। जर्मनी को ये पता था कि रशियन एम्पायर को अगर वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर करना है, वर्ल्ड वॉर 1 के बीच से ही इसको बिल्कुल बाहर करना है, तो इंटरनली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दो। इंटरनल डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट होती है? उस वक्त रशियन एम्पायर पे राज कर रहे थे जार निकोलस II। इस वक्त तक यूएसएसआर फॉर्मेशन नहीं हुई थी, कम्युनिज्म का कोई नामो निशान नहीं था, रशिया में एक राजा रूल कर रहे थे। अचानक से क्या होता है कि 1917 में इनके खिलाफ बहुत ही बड़े स्केल पर बगावत स्टार्ट हो जाती है। लेनिन जैसे कई रेवोल्यूशनरीज एक के बाद एक इनके सामने खड़े होते हैं, एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आता है पूरे देश में और जर्मन एम्पायर बिल्कुल पूरी कोशिश करता है कि जो ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जार के खिलाफ चल रहा है इसको ये और भड़काए, क्योंकि अगर रशिया इंटरनली बिजी हो जाएगा तो वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट कहाँ से करेगा। हो सकता है कि अगर रशिया पहले ही पुल आउट कर दे वर्ल्ड वॉर 1 से तो शायद ओटोमन एम्पायर, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ये सब जीत जाए वर्ल्ड वॉर 1। तो इसलिए जर्मन्स आज भी कहते हैं कि 1917 में रशिया में जो बहुत सारे कम्युनिस्ट मिलकर रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे उसके पीछे जो जर्मन एम्परर्स थे उनका क्रिटिकल रोल था। और कुछ हिस्टोरियंस तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जब व्लादिमीर लेनिन, जो अपने आप पे रशियन थे मगर खुद को इन्होंने एग्जाइल कर रखा था रशियन एम्पायर से, ये रह रहे थे उस वक्त स्विट्जरलैंड में, ये वेट कर रहे थे कि कब रशिया के राजा के खिलाफ इतनी बगावत हो जाए कि फिर मैं यहाँ पर लौटूं और लोगों को यहाँ पर बताऊं कि दोस्तों आप सबको अब फॉलो करना है कम्युनिज्म। मैंने बहुत सा समय बताया है स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, और यहाँ पर मैंने कार्ल मार्क्स नाम का एक जो व्यक्ति है उसका लिटरेचर पढ़ा, उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मैं ये मानता हूँ कि कार्ल मार्क्स ने जो कहा था वो सब अगर हम रशिया में अप्लाई कर दे तो रशिया की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि भुखमरी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट सब सॉल्व हो जाएगी। तो अचानक से क्या होता है कि 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में व्लादिमीर लेनिन यहाँ से रवाना होते हैं स्विट्जरलैंड से और ऊपर जो नॉर्दर्न रूट है यहाँ से पहुँच जाते हैं रशिया में। अच्छा, ऊपर से क्यों जाते हैं, सीधा क्यों नहीं जाते? सीधा इसलिए नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर तो चल रही थी वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था, जर्मन एम्पायर और रशियन एम्पायर आपस में वॉर में थे, तो इनको जो न्यूट्रल कंट्रीज थी वहाँ से चुपके से सेंट पीटर्सबर्ग में भेजा गया। ना यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूँ, लेनिन ऑब्वियसली ये नहीं चाहते थे कि रशिया डिस्टेबलाइज हो जाए। लेनिन जेन्युइनली मानते थे कि कार्ल मार्क्स का जो ज्ञान है अगर ये अप्लाई कर दे रशिया में, अगर रशिया को ये कम्युनिस्ट कंट्री बना दे तो यहाँ पर बिल्कुल लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मगर जर्मन एम्पायर देखता था लेनिन को एक पॉइजन की तरह कि लेनिन चुपचाप यहाँ पर पहुँचा दो, कुछ और रेवोल्यूशनरी भी रशिया में पहुँचा दो और निकोलस जार बिजी हो जाएंगे और रशिया वर्ल्ड वॉर 1 से खुद को पुल आउट कर लेगा। और हुआ भी यहाँ पर यही कि जो यहाँ पर राजा थे उनके खिलाफ इतनी बगावत करी गई, लोग उनके अगेंस्ट इतने ज़्यादा हो गए कि वर्ल्ड वॉर 1 के बीचों बीच, आप मानेंगे कितनी अजीब बात है, वर्ल्ड वॉर 1 के बीचों बीच रशियन एम्पायर को बोलना पड़ा कि बस अब हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, हम पुल आउट कर रहे हैं। और जर्मन एम्पायर ने जो ये मूव चला था बाद में कई कंट्रीज ने फॉलो किया कि सबसे बढ़िया तरीका तो यही है दुश्मन को हराने का कि उसको आमने सामने हराने से अच्छा है कि उस कंट्री के अंदर ऐसे लोग भेज दो जो क्रांति के नाम पर उस कंट्री को इंटरनली इतना ज़्यादा डिवाइड कर दें कि वो कंट्री लड़ ही ना पाए। और इंटरेस्टिंगली विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने यूके को लीड किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, विंस्टन चर्चिल ने भी एक बार को ये कह दिया था कि व्लादिमीर लेनिन को रशिया में भेजा गया था जर्मन्स द्वारा, उसी तरीके से जैसे कि
आपको अगर मान लो एक बहुत ही बड़े शहर की पानी की सप्लाई को पॉइजन करना है ना, तो पानी जहाँ पे वो सप्लाई करते हैं सारे नागरिकों को, वहाँ पे आप बीमारी डाल दो कोई ना कोई, ताकि पूरा जो शहर है वो पीड़ित हो जाए। उसी तरीके से लेनिन को भेजा गया था। अगेन ये एक कोट है बाय विंस्टन चर्चिल, इसको आप सर्च कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर हाउ डज दिस मेक सेंस? हिस्ट्री तो हमको ये बताती है, अगर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हो, कि व्लादिमीर लेनिन ने तो नींव रखी थी यूएसएसआर की, और यूएसएसआर बाद में एक सुपर पावर बना। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि व्लादिमीर लेनिन ने एक तरीके से जर्मनी का काम किया? देखो, उस वक्त लेनिन ने जर्मनी का काम पूरा कर लिया था, क्योंकि जर्मन एम्पायर का जो मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था कि रशिया बाहर अपने आप को पुल आउट कर ले फ्रॉम वर्ल्ड वॉर वन, ये हो चुका था। हालांकि तब भी जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन तो हार गया, बट ये जो टैक्टिक यूज किया गया था बाद में उसको काफी स्टडी किया गया। खैर, अब लेनिन पहुंच गए रशिया में। जार के खिलाफ वैसे ही लोग काफी हद तक खड़े हो चुके थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, रशिया में लोग बहुत ज्यादा पॉवर्टी, भुखमरी फेस कर रहे थे। तो लेनिन ने यहाँ पर शुरू किया बोल्शेविक रेवोल्यूशन। लेनिन यहाँ पर सारी पावर बस कब्जाने वाले थे, मगर अचानक से क्या होता है कि इनके सामने खड़े हो जाते हैं व्हाइट आर्मी के लोग। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक देश से बाहर रहते हो कई सालों तक, अचानक से आप देश में आते हो, लोगों को कहते हो मेरे पास एक रिमार्केबल आइडिया है, क्यों ना हम लोग एक कम्युनिस्ट कंट्री बना दे, और लोग कहें कि व्हाट अ ग्रेट आइडिया, और बस रातों रात आप एक कम्युनिस्ट कंट्री बना दो। ऑब्वियसली कुछ लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम लोग मानते हैं कि निकोलस जार को वापस लाना चाहिए, तुम लोग गलत तरीके से कंट्री को रूल करोगे। तो लेनिन को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी। तो लेनिन की जो रेड आर्मी थी उसके खिलाफ खड़ी हो गई रशिया में व्हाइट आर्मी, और कहा रशियंस मिलकर लड़ रहे थे जर्मन के अगेंस्ट। अचानक से विद इन अ फ्यू मंथ्स रशियंस आपस में लड़ पड़े, रशिया में गृह युद्ध हो गया। एक तरफ लेनिन के लोग, दूसरी तरफ व्हाइट आर्मी के लोग आपस में लड़ पड़े, मिलियंस मारे गए। बताया जाता है कि 70 लाख से लेकर ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग भी मारे गए थे रशियन सिविल वॉर में। आप सोच कर देखिए कितना बड़ा डिजास्टर है इस देश के लिए। मगर इन दी एंड होता क्या है, रशियन सिविल वॉर जब खत्म होती है तो वहां पर जीत होती है व्लादिमीर लेनिन की। रेड आर्मी जीत जाती है, कम्युनिस्ट आर्मी की यहां पर जीत होती है, और पूरे देश में कम्युनिज्म फैला दिया जाता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि रशियन एम्पायर के जो भी सिंबल्स थे सब हटा दिए जाते हैं, और इवेंचुअली 1922 में यूएसएसआर का जन्म होता है। मगर अब यूएसएसआर लेनिन साहब ने बना तो दिया, आप अगर देखो यहाँ पर, ये लेनिन साहब ने यहाँ पर 1922 में यूएसएसआर बना दिया, मगर इसको लीड ही नहीं कर पाए। जिस काम के लिए स्विट्जरलैंड से आए, सिविल वॉर करी, लाखों लोग अपने देश के मरवा दिए सिविल वॉर में, मगर जब यूएसएसआर फॉर्म हुआ तो विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर अंदर लेनिन मर जाते हैं, और लेनिन के बाद पावर संभालते हैं यहाँ पर स्टालिन। जोसेफ स्टालिन फिर पावर में आते हैं, और इनके अंडर तो देखो रशियन लोग जो है यहाँ पर और ज़्यादा सफ़र करने वाले थे, क्योंकि जोसेफ स्टालिन एक बहुत ज़्यादा क्रूअल लीडर थे। हालांकि मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि स्टालिन के अंडर रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 जीती, मगर उस सब के अलावा आप अगर देखो तो एक बहुत ही क्रूअल लीडर थे। जो भी इनके खिलाफ कुछ भी बोलता था उनको सीधा ये डालते थे गुलाग में। गुलाग आप कह सकते हैं रशियन प्रिजन थी, रशियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के कैंप्स थे, और वहां पे कई लाखों लोगों ने सफर किया। स्टालिन की कई नीतियां बहुत ही अजीब थी। ये मानते थे कि फोर्सफुल माइग्रेशन करो, जहां पे लोग कम है वहां पे लोग भेजो, जहां पे लोग ज्यादा हैं उनको जबरदस्ती उखाड़ दो। इस वजह से जो फोर्स्ड माइग्रेशन थी उस वजह से भी कई मिलियन लोग मारे गए। और इसलिए जब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मास मर्डर्स के बारे में, तो वहां पर हिटलर के साथ स्टालिन का नाम भी आता है। कुछ लोग कहते हैं एक्चुअली स्टालिन का नाम ज्यादा ऊपर आना चाहिए, मगर दोनों ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर आप सोच कर देखिए रशियंस की हालत कितनी खराब हो चुकी होगी, कितने खराब दिन देखे हैं इन लोगों ने। पहले वर्ल्ड वॉर 1 झेली, उसके बाद इंटरनल वॉर हो गई, उसके बाद स्टालिन यहाँ पे आ गए। खैर, दुनिया में आप अगर देखें तो सबसे बड़े मास मर्डर माने जाते हैं माओ जेडोंग। खैर, बहुत लोगों ने मरवाया, करीब 70 मिलियन के आसपास, 7 करोड़ के आसपास। उसके बाद चंगेज खां, चियांग काई शेक, ये भी चाइना के ही थे, और एडोल्फ हिटलर, इसका नाम यहाँ पे आएगा। मगर इवेंचुअली आप अगर देखोगे तो रैंक 7 पे कहा जाता है कि जोसेफ स्टालिन का भी यहाँ पे नाम आता है। स्टालिन ने अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ रूथलेसनेस दिखाई थी, और स्टालिन का खुद पे कॉन्फिडेंस इतना था, इसने ओपनली ये कहा था कि जिस दिन मैं मर गया ना, उस वक्त अमेरिका और यूरोप की बाकी ताकतें यूएसएसआर को बर्बाद कर देगी। मैं जो करता हूँ वो करना ज़रूरी है, जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसको मुझे सज़ा देनी होगी फॉर द सेक ऑफ यूएसएसआर।
ना यहाँ पर आप पूछ सकते हैं तो वाह, आई मीन यूएसएसआर के फिर अच्छे दिन कब आए, ये सुपर पावर फाइनली इसने राइज किया कब? क्योंकि अब तक तो हम ये देखते आ रहे हैं कि डेथ्स हो रही हैं लगातार, एक के बाद एक वॉर हो रही है। देखो, स्टालिन के मरने के बाद मैं कहूँगा फाइनली यूएसएसआर ने कुछ हद तक जो वर्ल्ड एवरेज जीडीपी पर हेड थी उससे ऊपर उठना स्टार्ट किया। नहीं तो वैसे आप अगर देखें तो जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है यूएसएसआर, इसकी जीडीपी पर हेड बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी थी बिकॉज ऑफ लेनिन। अब लेनिन कह लीजिए या फिर जो भी हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, निकोलस जार को हटाया गया, कम्युनिज्म आ गया यूएसएसआर में। इस पूरे टाइम में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ यूएसएसआर को। और उसके बाद स्टालिन के दौर में भी आप अगर देखो तो एक काफ़ी बड़ी डिप आपको दिखेगी। मगर जैसे ही स्टालिन की मौत होती है 1953 में, उसके बाद यूएसएसआर का एक ऐसा दौर आता है जहां पर ये टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की करते हैं, ये स्पेस रेस में यूएसए को चैलेंज करते हैं, ये दुनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च करते हैं स्पुतनिक 1। यूएसएसआर दुनिया का पहला देश बनता है जो एक ह्यूमन बीइंग को स्पेस में भेजता है। यूरी गैगरिन की मैं बात कर रहा हूं। यूएसएसआर पहला देश बनता है जो एक फीमेल को अंतरिक्ष में भेजता है। और इस दौरान हम देखते हैं कि यूएसएसआर अब जियोपॉलिटिकली भी काफी एक्टिव हो जाता है। इंडिया के साथ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप स्टार्ट करते हैं। यूएसएसआर ने इंडिया का वेरियस तरीके से सपोर्ट किया। जब भी इंडिया में आप मान लीजिए फूड की कमी पड़ती थी, हमें फाइनेंसेस चाहिए थे, लोन चाहिए थे, हम हमेशा देखते रहे यूएसएसआर को। हमें वेपन्स चाहिए थे। बेसिकली 1960s 70s अर्ली 80s तक आप कह लीजिए गोल्डन पीरियड था बिटवीन यूएसएसआर एंड इंडिया। दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया। और अचानक से फिर यूएसएसआर में आ जाती है स्टैग्नेशन। जैसे ही 1970 खत्म होने को आ रहे होते हैं, यूएसएसआर में दो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो ये है कि पॉलिसी के मामले में ये कंट्री आगे बढ़ नहीं पाता। दुनिया काफ़ी हद तक आगे बढ़ रही थी मगर यहाँ पे एक स्टैग्नेशन आ जाती है। हर जगह ब्यूरोक्रेसी, करप्शन वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा यूएसएसआर ने जो अफगानिस्तान में इन्वेजन कर दी थी, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब आइडिया था। अफगानिस्तान की इन्वेजन की वजह से यूएसएसआर को कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ और बदले में कुछ भी प्रॉफिट, कुछ भी इनको बेसिकली सब्सटैंशियली कुछ इनको मिल नहीं पाया उसके बदले में। और देखो, अफगानिस्तान वॉर के अलावा एक जगह और यूएसएसआर के बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे, वो थी न्यूक्लियर आर्म्स रेस। ये लोग यूएसए से कम्पीट कर रहे थे जियोपॉलिटिकली। यूएसए आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समर्थवान देश था, यूएसए का सपोर्ट कर रहे थे जर्मनी, फ्रांस, वेरियस और कंट्रीज़। तो न्यूक्लियर आर्म्स रेस में भी आप अगर देखो तो इनको बहुत सा पैसा बहाना पड़ा। ओवरऑल आप कह सकते हैं मनी प्रॉब्लम जो है, पैसे की प्रॉब्लम, इकोनॉमी की प्रॉब्लम, ये जेन्युइन तरीके से हर्ट कर रही थी इस टाइम तक यूएसएसआर को। और इस बीच एक और बहुत ही बड़ा डिजास्टर होता है यूएसएसआर का 1986 पे, चेरनोबिल। उस वक्त यूक्रेन था यूएसएसआर का पार्ट और चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में हादसा होता है। कई लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। यूएसएसआर पूरी कोशिश करता है कि इसकी न्यूज़ लीक ना हो जाए मगर इंटरनली लोगों को पता लग जाता है कि यूएसएसआर में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे सरकार छुपाती है हंगर को, स्टारवेशन को। यहाँ पे इंटरनली कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और तो और एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है 1989 में। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में हो सकता है कि आपको कोई बताए ना, मगर इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों की जो डिससेटिस्फैक्शन है यूएसएसआर के प्रति ये इतनी बढ़ क्यों गई थी। 1989 में क्या होता है कि यूएसएसआर के एक बहुत ही दिग्गज नेता बोरिस येल्सिन ये जाते हैं यूएसएसआर से ऑल द वे यूनाइटेड स्टेट्स में एक विजिट के लिए। कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उस वक्त भी ओकेजनली, कभी कभार, कई सालों में एक बार एक दूसरे को विजिट करते थे। अब बोरिस येल्सिन यूएसएसआर से यूएसए में गए हैं। अमेरिकन ने यहाँ पर सोचा कि बोरिस येल्सिन को दिखाते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमारा कितना खूबसूरत है, न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स कितनी अच्छी है। मगर बोरिस येल्सिन ने कहा कि मुझे ये सब मत दिखाओ, स्टैचू तुमसे बड़े हमने बना रखे होंगे, सड़कें हम भी बना लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हम भी बना लेंगे, मगर मुझे असली करिश्मा दिखाओ अमेरिका का। अमेरिकन ने सोचा असली करिश्मा क्या है हमारा। बोरिस येल्सिन ने कहा मुझे अपनी सुपरमार्केट्स दिखाओ, हमारे यहाँ काफ़ी जगह खाने को कुछ नहीं होता, लोगों के पास ऑप्शन नहीं होती, तुम्हारी सुपरमार्केट कैसे काम करती है। और अमेरिकन चौंक गए थे जब बोरिस येल्सिन टेक्सास गए और वहाँ पे इस तरीके से सुपरमार्केट को देखा। येल्सिन चौंक गए थे, इतनी ऑप्शंस, कंज्यूमर आता है जो उसको यहाँ पे परचेज करना है वो परचेज कर सकता है। उसके सामने ऑप्शन है कि कोई भी वो सब्जी खरीद सकता है, उसके सामने ऑप्शन है कि वो दही, दूध, क्रीम कुछ भी परचेज कर सकता है। और चेकआउट का भी यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे पेमेंट कर सकता है। लिटरली बोरिस येल्सिन ये सब देखकर चौंक गए थे क्योंकि
यूएसएसआर में स्थिति क्या थी कि कोई प्राइवेट कंपनी तो थी नहीं, इनके यहाँ जो भी कुछ बनता था, फॉर एग्जांपल दही बनाना है, तो इसके लिए इनकी जो मिनिस्ट्री है वहां पे एक आदमी बैठता था, वो कैलकुलेट करता था कि दूध कितना प्रोड्यूस हुआ है, उसकी दही बनानी है, दही उसकी बन जाती थी, बाकी जो भी मटेरियल यहाँ पे निकलता था उसको कंप्लीटली ये लोग वेस्ट कर देते थे। जबकि यूएसए में था कैपिटलिज्म, हर बात का आपको इंश्योर करना है कि ऑप्टिमम आपको प्रॉफिट हो, हर तरफ आपको यूटिलाइज करना है अपने रिसोर्सेज को टू द कोर। तो उस वजह से जो रिसोर्सेज थी उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन यूएसए में ज़रा हो रही थी, इसलिए लोगों के पास ज़रा ऑप्शंस थे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां थी जो लोगों के पैसे के लिए compete कर रही थी, आपस में लड़ रही थी। वेराज यूएसएसआर में जो मोनोपोली थी उसकी वजह से जो यूएसएसआर का आम नागरिक था ये काफ़ी सफ़र कर रहा था। और ये जो बात है ना कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, यूएसएसआर बहुत पीछे जा चुका है, ये बात अब यूएसएसआर की जो वेरियस और उस वक्त कंट्रीज थी जो यूएसएसआर का उस वक्त पार्ट थी वहाँ तक फैल चुकी थी। चाहे वो एस्टोनिया हो, लत्विया हो, लिथुएनिया हो, बेलारूस, यूक्रेन, चाहे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, यहाँ तक ये बात फैल चुकी थी कि हम लोग फंस चुके हैं। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, यूरोप बहुत आगे निकल चुका है, इस पुराने से देश में हम फंस चुके हैं, हमें निकलना होगा, हमें इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी होगी। और धीरे धीरे ये होना स्टार्ट हो गया था। लोग समझते हैं कि यूएसएसआर बिल्कुल डिसइंटीग्रेट अचानक से 1991 में कर गया था, मगर रियलिटी ये है कि कई देशों ने, कई जो रीजन थे उस वक्त यूएसएसआर ने, उन्होंने इलेक्शन करने स्टार्ट कर दिए थे, कई जगह चुपचाप इंडिपेंडेंस भी घोषित करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वो तंग आ गए थे मॉस्को के राज से। अब इस टाइम यूएसएसआर में जो इनके मेन लीडर थे ये थे मिखाइल गोर्बाचोव। इनके सामने दो ऑप्शन थी, या तो स्टालिन की तरह कंप्लीटली जो भी इनके कंट्री के अगेंस्ट कुछ भी कह रहा है, कंट्री के डिवीजन करने की बात कर रहा है, सीधा उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसको जेल कर दो। या तो ये लोग अब एक नई पॉलिसी अपना सकते थे जिसको ये कहते थे पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। पेरेस्ट्रोइका का मतलब ये है कि जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, कि सब कुछ जो केंद्र सरकार है मॉस्को में बैठी हुई वो डिसाइड करेगी कि पेंसिल कितनी बननी है, मॉस्को डिसाइड करेगा, बैग कितने डिज़ाइन के बनने हैं। जी हाँ, यूएसएसआर में उस वक्त कोई ब्रांड्स नहीं होते थे, सरकार डिसाइड करती थी कि जी बैग्स बनाने हैं, बैग्स के अप्रूव होते थे 5 डिज़ाइन, वो 5 डिज़ाइन पूरे देश में अवेलेबल होते थे। बॉटल्स बनानी है, कुछ भी बेसिकली बनाना है वो सरकार तय करेगी। तो पेरेस्ट्रोइका ने ये कहा कि ये हम थोड़ा चेंज करेंगे, रीजन के हिसाब से जो वहाँ पर जो लोग हैं, जो वहाँ पे लीडर्स हैं, वो डिसाइड कर पाएंगे कि उनको अपनी इकोनॉमी कैसे चलानी है। बेसिकली ज़्यादा जो पावर है वो मॉस्को अपने पास नहीं रखेगा, इकोनॉमिक पावर में हम बराबरी का हिस्सा देंगे हर रीजन को। उसके अलावा इन्होंने कहा कि ग्लासनोस्ट को भी लेके आएंगे। इसका मतलब ये है कि अब ओपनली बातचीत हो सकती है, सरकार हर चीज़ को इतना सेंसर नहीं करेगी, लोगों को अपना जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करने की ज़रा आज़ादी होगी ना। मेरा ये मानना है कि जो ये दोनों आइडिया थे, चाहे ये ग्लासनोस्ट हो या फिर पेरेस्ट्रोइका हो, ये दोनों आइडियाज़ तो अच्छे थे, मगर ये 10 साल पहले लाए जाने चाहिए थे। ये 10-20 साल लेट हो गए। और अब हुआ क्या कि यूएसएसआर की जो पुरानी कमियां थी दुनिया के सामने आने लग गई, क्योंकि अब इनकी सरकार ने डिसाइड ये किया था कि हम ज़्यादा ओपन होंगे ताकि लोग इतना ज़रा घुटा हुआ महसूस ना करें एक सिंगल पार्टी कंट्री में। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो चेरनोबिल डिजास्टर था उसके बारे में दुनिया को पता लगना स्टार्ट हो गया। जो यूएसएसआर में भुखमरी थी, जो इनके सुपरमार्केट में काफ़ी बार खाने पीने को होता नहीं था, सुपरमार्केट ही नहीं थी काफ़ी जगह, ये सारी जो बात थी ये पूरे देश में डिस्कस होने लग गई ओपनली। और बेसिकली यूएसएसआर के प्रति जो लोगों की डिससेटिस्फैक्शन थी ये लगातार और ज़्यादा बढ़ती गई। जब मिखाइल गोर्बाचोव से पूछा गया कि आपके हिसाब से, क्योंकि आप उस वक्त लीडर थे यूएसएसआर के जब यूएसएसआर गिरा, आपके हिसाब से मेन रीज़न क्या था, तो इन्होंने कहा कि चेरनोबिल। लोग कहते हैं कि मैंने पेरेस्ट्रोइका जो लागू कर दिया था, जो ज़्यादा ओपननेस दे रही थी, उस वजह से यूएसएसआर टूट गया। एक बार मैं स्टालिन वाला काम अगर कर देता तो यूएसएसआर आज भी जुड़ा रहता। एक तरीके से यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया टाइप का देश बन जाता, मगर फिर भी एक सिंगल कंट्री रहता कम से कम। मगर इसके डिफेंस में गोर्बाचोव ने यह कहा कि चेरनोबिल एक इतना बड़ा डिजास्टर था, उससे यूएसएसआर की गवर्नमेंट एक्सपोज हो गई कि इन लोगों के बस का कुछ है नहीं, ये लोग न्यूक्लियर रिएक्टर भी हैंडल नहीं कर सकते। और काफ़ी बार जो इनके डिजास्टर्स होते हैं जहां पर कई लोग मारे जाते हैं, इस बात को ये लोग छुपा भी देते हैं। तो उसके बाद देखा जाता है कि एक के बाद एक जो बहुत सारे रीजन हैं यूएसएसआर के, वहाँ पर वो लोग खुद अपने इलेक्शन करने स्टार्ट कर देते हैं। कई जो कंट्रीज़ थी जो यूएसएसआर के वॉर्सो पैक्ट के अंडर आती थी, आप कह लीजिए यूएसएसआर का एक आइडिया था नेटो को काउंटर करने का, वॉर्सो पैक्ट। तो जो वॉर्सो पैक्ट की कंट्रीज़ थी वो यूएसएसआर से दूर होने लग गई। फॉर एग्जांपल पोलैंड
पोलैंड ने कहा कि हम अब यूएसएसआर के साथ में खड़े होंगे, हम इलेक्शन करेंगे, हमको फ्रीडम चाहिए, हमें वेस्ट जैसा बनना है, हमें यूएस जैसा बनना है, हमको इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स यूएसएसआर देखिए जो इकोनॉमिकली अपने लोगों को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाया, तो उस वजह से एक टाइम पे आकर आप यहाँ पर ये जान के भी हैरान होंगे कि यूएसएसआर के अंदर ही इन लोगों ने वन पार्टी सिस्टम खत्म कर दिया था। जी हाँ, यूएसएसआर में भी ऑपोजिशन लानी पड़ी। एक्चुअली यूएसएसआर कोशिश किया जा रहा था कि यूएसएसआर को एक टाइम पर ना एक ज्यादा ओपन कंट्री जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम हो मगर फिर भी वैल्यूज सोशलिज्म कम्युनिज्म वाली रहे, ऐसा एक देश बनाया जाए। मगर मिखाइल गोर्बाचोव बाकी जो इनके बहुत सारे लीडर्स थे उनको मना नहीं पाए। मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूंगा कि जो डेथ है यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन की, ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर है मिखाइल गोर्बाचोव का। इनकी जगह शायद अगर व्लादिमीर पुतिन होते उस वक्त यूएसएसआर के लीडर, तो शायद यूएसएसआर टूटता भी ना, वो एक बार को देश को जोड़ के भी रखते। मगर ये एक मैटर करता है कि अगर एक कैरिज्मेटिक लीडर हो, उसको पता हो कि लोगों से कैसे बात करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, तो वो देश को भी जोड़ के रखता है। तो खैर एक एक करके देखा गया कि जैसे जैसे जो ओपननेस है यूएसएसआर में बढ़ती गई, लोगों के जो पुराने यहाँ पे दुख दर्द हैं ये सामने आए और एक एक करके जो रीजन्स हैं उन्होंने बोल दिया कि हम अब यूएसएसआर का पार्ट नहीं रहेंगे। लीडर्स के पास ऑप्शन थी, मिलिटरीली उनको अपने पास रखो, मगर एक टाइम पे इतने सारे रीजन अलग हो चुके थे, चाहे यूक्रेन हो, बेलारूस हो, लतविया, लिथुएनिया, किस किस को पकड़ के वापस लाते। इवेंचुअली पूरा यूएसएसआर बिखर गया। और यूएसएसआर के बिखरने के बाद जो मेन आप कह लीजिए सक्सेसर निकल के आया यूएसएसआर का, वो था रशियन फेडरेशन। और यहाँ पर आप देख पाओगे रशियन फेडरेशन भी एक टाइम पर काफी स्ट्रगल कर रहा था। यहाँ पे जो ईयर आप देख पाएंगे 1991 1992 के आसपास, यहाँ पे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया यूएसएसआर। उसके बाद प्रेसिडेंट बने बोरिस येल्सन। येल्सन से इकोनॉमी संभाली नहीं गई रशिया की, रशियन इकोनॉमी और जरा कोलैप्स कर रही थी। फिर उसके बाद अचानक से आते हैं व्लादिमीर पुतिन 1999 अर्ली 2000 में, और फिर आप देखिए जो जीडीपी है इन पीपीपी टर्म्स ये किस तरीके से राइज करती है ड्यूरिंग व्लादिमीर पुतिन टेन्योर। व्लादिमीर पुतिन और दिमित्री मेदवेदेव ने काफी हद तक रशियन फेडरेशन को संभाल लिया, नहीं तो एक बार को हो सकता था कि रशियन फेडरेशन भी आगे और ज्यादा टूट जाता। मगर यहाँ पे आप पूछ सकते हैं पर आज भी हम यूएसएसआर की जो डिसइंटीग्रेशन है इसको याद क्यों रखते हैं। देखिए याद इसलिए रखते हैं क्योंकि जो यूएसएसआर के साथ हुआ उससे लेसन लिया यहाँ पर चाइना ने सीख लिया कि अगर लोग डिससेटिस्फाइड रहेंगे एक सिंगल पार्टी कंट्री में, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कंट्री बिखर सकता है। और आज भी आप अगर देखें तो चाइनीज लोगों का सबसे बड़ा डर यही है कि जो यूएसएसआर के साथ हो गया था वो कभी हमारे साथ ना हो जाए। और इसलिए आप देखेंगे कि कई चाइनीज जर्नलिस्ट आज भी कहते हैं कि रशिया दैट सक्सीड्स यूएसएसआर हैज सिंस देन बीन ह्यूमिलिएटेड एंड स्क्वीज्ड बाय यूएसए एंड वेस्ट, चाइना विल नेवर रिपीट द फेट ऑफ यूएसएसआर। चाइना के लिए ये मैं कहूँगा एक नाइटमेयर जैसा है कि यूएसएसआर के साथ जो हुआ था इनके साथ भी हो सकता है। तो चाइना बार बार यही कहता रहता है कि जो गलतियां यूएसएसआर ने करी थी वो हम कभी भी नहीं करेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करेंगे तो आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर, और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 महीने का कोर्स या फिर इवन 36 महीने का कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो PD10 पर एंड द प्राइसेस शैल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।